हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप और आपकी फैमिली दोनों स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दिस इज द 7th लेक्चर। ये हमारा 7वां लेक्चर है ऑफ द 1000 MCQ सीरीज। ये जो हमारी 1000 क्वेश्चन की MCQ सीरीज है, इस पर आज मेरा 7th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो इन दो टॉपिक पे आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं वो आपने जरूर देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे अगर ये जो MCQ की सीरीज है, अगर आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इन वीडियोस की मदद से पढ़ें। ओके। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है जिसे मैंने विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इन वीडियोस का फायदा उठाइए और इनकी मदद से पढ़ना शुरू करिए। ओके। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। राइट। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हैज डैश पार्टीज। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें डैश पार्टीज होती हैं, मतलब 2 पार्टीज होती हैं या 3 पार्टीज होती हैं या 4 होती हैं या 7 होती हैं। दिस इज द क्वेश्चन कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता देती हूँ। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, रिटन में एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज ड्रॉन बाय ए पर्सन, यानी एक पर्सन है जो इसको ड्रॉ करता है। जैसे लेते हैं मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करते हैं या कह लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज को राइट करते हैं या फिर कह लीजिए ही इज अ मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और ये डायरेक्ट करते हैं दूसरे पर्सन को, अनदर पर्सन को, टू पे द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ये एक दूसरे पर्सन लेते हैं मिस्टर वाई को, तो मिस्टर एक्स कौन है, ही इज द मेकर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये जो रिटन में जो इंस्ट्रूमेंट है इसके मेकर हैं और ये डायरेक्ट करते हैं दूसरे पर्सन मिस्टर वाई को, ये डायरेक्ट करते हैं कि आपको पे करना है स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी। मिस्टर वाई ने कभी पैसे लिए थे, ठीक है, मिस्टर एक्स से, तो मिस्टर एक्स डायरेक्ट करते हैं मिस्टर वाई को कि आपको पे करना है स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट या टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, कि आपको जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है या ये इंस्ट्रूमेंट जिसके पास हो, ठीक है, उसको आपको पैसे देने हैं। और फिर उसके बाद मिस्टर वाई जिन्हें डायरेक्ट किया जा रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है, जब मिस्टर वाई इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं देन इट बिकम बिल ऑफ एक्सचेंज। तब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इट बिकम बिल ऑफ एक्सचेंज जब मिस्टर वाई इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक पर्सन जो मेकर या कह लीजिए ड्रॉअर ऑफ बिल है वो डायरेक्ट करता है दूसरे पर्सन को, मिस्टर वाई को डायरेक्ट करता है कि आपको पे करना है स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी ऑन पर्टिकुलर डेट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। आपको एक स्पेसिफाइड पर्सन को पे करना है या कह लीजिए बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट हो। तो सपोज करिए मिस्टर जेड को पेमेंट करना है। ठीक है। तो जब मिस्टर वाई इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे तब वो बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें एक मिस्टर एक्स लिया मैंने, एक मिस्टर वाई लिया और एक मिस्टर जेड लिया। तो एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने ड्रॉ किया है बिल, ये जो मिस्टर एक्स है इन्होंने एक बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, मिस्टर वाई पे, और इन्होंने कहा है कि ये जो बिल ड्रॉ किया गया है इट इज फॉर 3 मंथ्स, ये 3 महीने का है, फॉर 50,000 विच इज पेएबल टू मिस्टर जेड। मिस्टर एक्स ने डायरेक्ट किया है मिस्टर वाई को कि आपको 50,000 रुपए देने हैं। ठीक है, 3 महीने का ये बिल है और किसको पेमेंट करना है, मिस्टर जेड को।
ठीक है। इसमें मिस्टर एक्स ऑर्डर कर रहे हैं मिस्टर वाई को कि आपको पे करने हैं 50,000 रुपए, किसको, मिस्टर जेड को, ठीक है। और मिस्टर एक्स जब इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं तो ये बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, समझ में आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मिस्टर एक्स क्या है, मिस्टर एक्स है ड्रॉअर ऑफ द बिल। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या है, मिस्टर एक्स है ड्रॉअर ऑफ द बिल। ड्रॉअर मतलब जो बिल बना रहा है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स है ड्रॉअर ऑफ द बिल। और मिस्टर वाई कौन है, मिस्टर वाई इज ड्रॉई। मिस्टर वाई कौन है, मिस्टर वाई है ड्रॉई। ठीक है, इन पे बिल बनाया गया है, या कह लीजिए ही इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। ये बिल एक्सेप्ट करते हैं कौन, मिस्टर वाई। ठीक है। और मिस्टर जेड कौन है, मिस्टर जेड है पेई। मिस्टर जेड कौन है, ये है पेई, क्योंकि पैसा इनको रिसीव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बिल में कहा गया है कि मिस्टर जेड को पैसा देना है, तो ही इज रिसीविंग द पेमेंट, तो मिस्टर जेड इज द पेई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ये 3 पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, एक बात और है, ये जो ड्रॉअर है ये पे भी हो सकता है। ये जो ड्रॉअर है जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, बनाता है, वो पे भी हो सकता है। ठीक है, तो पेई और ड्रॉअर सेम पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, बट बेसिक बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पर्सन होते हैं, बट ये 2 भी हो सकते हैं, ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज कितनी पार्टीज, 3 पार्टीज। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जब समझ में आ गया है तो अब आप आगे के क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, द पार्टी विच इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज। वो पार्टी जिसको ऑर्डर किया जाता है कि भाई आपको अमाउंट पे करना है, वो कौन होती है, वो ड्रॉअर होती है। तो ड्रॉअर तो मेकर ऑफ बिल होता है, ये बिल बनाता है। पेई कौन होता है, पेई को पैसा रिसीव होता है। ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉई पेमेंट करता है। ठीक है, ड्रॉई को कहा जाता है कि आपको पे करना है ये अमाउंट। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, ड्रॉई। ड्रॉई वो पार्टी है जिसको ऑर्डर किया जाता है कि आपको अमाउंट पे करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 days आर एडेड फॉर असर्टनिंग द डेट ऑफ मेच्योरिटी। डेट ऑफ मेच्योरिटी, ये जो बिल है उसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी डिटरमाइन करने के लिए 3 दिन जोड़े जाते हैं। दीज आर नोन एज द डेज ऑफ। इन 3 दिन को क्या कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, एक होता है, कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, ये जो वर्ड है ना, डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज में जितना भी पीरियड डिफाइंड है उसमें 3 एक्स्ट्रा दिन जोड़े जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की मेच्योरिटी जो होती है, मेच्योरिटी डेट फाइंड आउट करने के लिए जो पीरियड ऑफ बिल होता है उसमें 3 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, जिसे कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, तो ये वही उसी की बात हो रही है कि 3 दिन ऐड किए जाते हैं डेट ऑफ मेच्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या मेच्योरिटी कहते हैं, नहीं, उसे ग्रेस कहते हैं। हाँ, इट इज कॉल्ड डेट ऑफ, इट इज कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, इसे क्या पेमेंट कहते हैं, नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसे नहीं कर सकते, क्या, इंडोर्स। तो इंडोर्स तो कर सकते हैं। इंडोर्स मतलब क्या होता है, इंडोर्स मतलब ट्रांसफर करना। ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अनदर पर्सन। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया गया है तो उसको कहते हैं इंडोर्स। तो इंडोर्स तो कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, एक्सेप्टेड। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट तो होता है ना, ड्रॉई इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करता है, तभी वो बनता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस्ड। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, कैन नॉट बी क्रॉस्ड। इसको इंडोर्स किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, बट इसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिन्यूड जनरली एट द रिक्वेस्ट ऑफ। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको रिन्यू किया जाता है किसकी रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो एक टर्म होता है रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, तो जो एक्सेप्टर होता है या कह लीजिए जो ड्रॉई होता है, जिसे पैसे देने होते हैं,
ठीक है, बिल के पैसे देने होते हैं। कभी कभार क्या होता है, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट। कभी कभार वो ऐसी पोजीशन में नहीं होता है कि वो बिल के जो पैसे हैं ड्यू डेट पे दे दे। तो उस केस में वो जो होल्डर ऑफ बिल होता है, होल्डर मतलब जो ड्रॉर होता है जिसने बिल बनाया है, उससे उसकी कंसर्न से वो उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस बिल को कैंसिल कर देते हैं और एक नया बिल इशू कर देते हैं। ठीक है, एक फ्रेश बिल लाते हैं और पुराने बिल को कैंसिल कर देते हैं। तो इसी को कहा जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, तो रिन्यूअल ऑफ बिल किया जाता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ, किसकी रिक्वेस्ट पे, ड्रॉर की रिक्वेस्ट पे। तो ड्रॉर को तो पैसे रिसीव होने हैं शायद, ड्रॉर अगर पेई है तो उसे पैसे रिसीव होने हैं। ड्रॉर इज द मेकर ऑफ बिल, तो ये तो होगा नहीं। या बैंक की रिक्वेस्ट पे, तो बैंक भी नहीं होगा, ड्रॉई। ड्रॉई अगर पैसे पेमेंट करने की पोजीशन पे नहीं है तो ये रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि ड्रॉई को पैसे देने हैं ना। तो ड्रॉई अगर पैसे पेमेंट करने की पोजीशन पे नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करता है, किससे, ड्रॉर से रिक्वेस्ट करता है, जिसने बिल बनाया है उससे रिक्वेस्ट करता है कि पुराने बिल को हम कैंसिल करते हैं और नया फ्रेश बिल इशू करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्रोमिसरी नोट, अगला क्वेश्चन क्या है, अ प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय द, प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? तो प्रोमिसरी नोट सेलर बनाता है, परचेजर बनाता है, इंडोर्सी बनाता है, कि नन ऑफ द अबव। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको प्रोमिसरी नोट के बारे में बता देती हूँ, फिर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे अपने आप। ठीक है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट एक रिटन अंडरटेकिंग होता है टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। ये एक रिटन अंडरटेकिंग होता है जिसमें जो क्या बोलते हैं, जो डेटर होता है, प्रोमिसरी नोट में जो डेटर होता है जिसने उधार लिया है वो प्रॉमिस करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रोमिसरी नोट, यानी इसमें प्रॉमिस किया जा रहा है। तो प्रोमिसरी नोट में जो डेटर है जिसने उधार लिया है वो प्रॉमिस करता है कि ही विल पे द स्पेसिफाइड अमाउंट, कि जो भी अमाउंट उसने बोरो किया है वो स्पेसिफाइड अमाउंट वो पे करेगा टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। स्पेसिफाइड पर्सन या फिर बियरर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बियरर मतलब ये प्रोमिसरी नोट जिसके पास भी होगा उसको पे करेगा। ठीक है, और ये जो प्रोमिसरी नोट होता है ना, इसमें दो पार्टीज होती हैं। आपने पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती है ना, बट प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं। एक होता है मेकर ऑफ द बिल, ठीक है, नॉट बिल, मेकर ऑफ दिस प्रोमिसरी नोट, और दूसरा होता है पे। मेकर कौन होता है? मेकर वो पर्सन होता है जो प्रॉमिस करता है। मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट कौन होता है? मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट वो पर्सन होता है हु मेक द प्रॉमिस टू पे द अमाउंट, जो प्रॉमिस करता है कि वो अमाउंट पे करेगा। ठीक है, जिसने उधार लिया है वो एक होती है पार्टी, और दूसरी पार्टी क्या होती है? दूसरी पार्टी होती है पेई। पेई कौन होता है? वो पर्सन जिसे पेमेंट रिसीव होगा, दैट इज कॉल्ड पेई। तो प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज केवल होती हैं। ठीक है, और प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? प्रोमिसरी नोट बनाता है डेटर, जिसने उधार लिया है। वो प्रॉमिस करता है कि हम पेमेंट कर देंगे इतनी तारीख को, इतना पैसा इसको हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? डेटर, जिसने उधार लिया है वो प्रोमिसरी नोट बनाता है। जबकि आपने देखा था बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है क्रेडिटर। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है क्रेडिटर। ठीक है, जिसने उधार दिया है वो बनाता था बिल ऑफ एक्सचेंज, वो ड्रॉअर ऑफ द बिल होता था। लेकिन प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? प्रोमिसरी नोट डेटर बनाता है। ठीक है, और वो प्रॉमिस करता है कि हम पेमेंट करेंगे। तो डेटर कौन होता है? डेटर परचेजर ही होगा, उसने कोई सामान परचेज किया होगा, उसने फर्म से कोई सामान परचेज किया होगा और उसका पेमेंट अभी नहीं किया है, कह रहा है कि बाद में करेगा, तो परचेजर ही तो डेटर होता है। परचेजर ही अगर क्रेडिट पे परचेजिंग किया है तो वही तो डेटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कि प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? सेलर बनाता है? नहीं, परचेजर बना सकता है, क्योंकि परचेजर ही डेटर जिसने उधार लिया है। प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? जिसने उधार लिया है। ठीक है, जो डेटर है वो बनाता है, वो प्रॉमिस करता है कि हम पेमेंट करेंगे। तो आंसर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ 4-month bill drawn on 1st January 2018 will mature for payment on। एक बिल है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है
4 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉ किया गया ऑन 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 को ड्रॉ किया गया। अब वो कब मेच्योर होगा, ठीक है, इट विल मेच्योर फॉर पेमेंट ऑन, वो कब मेच्योर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 4 महीने का है, देखिए कब ड्रॉ किया गया 1 जनवरी को, 4 महीने का है, तो 1 जनवरी में जरा 4 महीने जोड़िए तो क्या आ जाएगा, 1 मई, देखिए जनवरी में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, तो जनवरी में आपने 4 महीने जोड़े तो क्या हो जाएगा 1 मई 2018, ठीक है। लेकिन अभी आप इसमें डेट ऑफ ग्रेस भी जोड़ेंगे, ग्रेस पीरियड भी जोड़ेंगे, ठीक है। ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है, 3 दिन का होता है, तो जरा 1 मई में 3 दिन और ऐड करिए तो आंसर आएगा 4 मई। सो आंसर क्या है, डेट ऑफ मेच्योरिटी इज, मेच्योरिटी फॉर, या क्या लीजिए ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है कब मेच्योर होगा, ऑन 1 मई 2018, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बिल रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ, ये जो बिल रिसीवेबल बुक होती है ये किसका पार्ट होती है, तो इस टाइप की कोई भी बुक हो ना तो इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, ये जर्नल का पार्ट होती है। अगर इसी की जगह बिल रिसीवेबल अकाउंट होता ना तो वो लेजर का पार्ट होता, बट बिल रिसीवेबल बुक है तो इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, तो लेजर नहीं होगा, प्रॉफिट का पार्ट तो होता ही नहीं है, बैलेंस शीट का भी पार्ट नहीं होता है, ठीक है। सो आंसर ए, जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिबेट ऑन अ बिल शोज दैट, बिल पे जो भी रिबेट होता है वो क्या शो करता है कि इट हैज बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, इट हैज बीन पेड आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, इट हैज बीन डिसऑनर्ड, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो रिबेट होता है बिल पे ये क्या शो करता है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको पहले एक टर्म बताती हूँ, दैट इज कॉल्ड रिटायरिंग ऑफ द बिल। एक टर्म होता है, स्पेलिंग गलत है कि नहीं, मेरी राइटिंग ठीक नहीं बन रही है, रिटायरिंग, रिटायरिंग द बिल, एक टर्म होता है दैट इज रिटायरिंग द बिल, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। रिटायरिंग द बिल बेसिकली क्या होता है कि अगर जो ड्रॉई होता है या कह लीजिए जो एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर वो चाहे तो जो भी अमाउंट है बिल का वो पे कर सकता है बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी। ये बात समझ में आई, जो भी ड्रॉई है जिसे पेमेंट करना है वो अगर चाहे तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो भी अमाउंट है वो पे कर सकता है बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, इसी को कहा जाता है रिटायरिंग द बिल, ठीक है। तो अगर बिल रिटायर किया जाता है बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, यानी डेट ऑफ मेच्योरिटी से पहले उसका पेमेंट किया जाता है, तो उस केस में जो ड्रॉर होता है, ठीक है, ड्रॉर वुड बी विलिंग टू अलाउ द डिडक्शन, जो ड्रॉर होता है, जो मेकर ऑफ द बिल होता है, वो क्या देता है, वो देता है डिडक्शन बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो जो ड्रॉर या कह लीजिए होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है वो तो देता है डिडक्शन, और इसी डिडक्शन को कहा जाता है रिबेट, ठीक है। ये जो डिडक्शन देता है ड्रॉर ऑफ द बिल, जो डिडक्शन देता है इसी को कहा जाता है रिबेट, और ये रिबेट जो होता है इट इज अ गेन, ये फायदा है किसके लिए, ड्रॉई के लिए, ठीक है, या कह लीजिए एक्सेप्टर ऑफ बिल, ठीक है, जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है जिसको पेमेंट करना है उसके लिए क्या हो गया, फायदा हो गया, एंड इट इज अ एक्सपेंस, या कह लीजिए इट इज अ लॉस, ये लॉस है किसके लिए, ड्रॉर के लिए, या कह लीजिए मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, जो मेकर है जो ड्रॉर है उसके लिए क्या है, लॉस है, और ये रिबेट गेन किसके लिए है, ड्रॉई के लिए फायदा हो गया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है रिटायरिंग द बिल, यानी डेट से पहले, मेच्योरिटी से पहले बिल का पेमेंट कर देना, तो उस केस में मिलता है रिबेट, ड्रॉर जो है रिबेट देता है, छूट देता है, डिडक्शन देता है, ठीक है। तो अब बता दीजिए आप कि आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो अभी मैंने आपको समझा दिया है, तो आंसर क्या होगा, आंसर ए, जो ऑप्शन ए है दिस इज द करेक्ट आंसर। रिबेट ऑफ बिल क्या शो करता है, रिबेट शो करता है कि डेट ऑफ मेच्योरिटी से पहले पेमेंट किया गया है, तभी डिडक्शन मिलता है, तभी रिबेट मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2000 पेड एज वेजेस फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। अगर सपोज करिए मशीनरी है, किसी फैक्ट्री में मशीनरी है, उसको इंस्टॉल करने में कुछ खर्चा हुआ, वेजेस पे करनी पड़ी 2000 रुपए की, तो इसे किस में डेबिट करेंगे, किस अकाउंट में डेबिट करेंगे, इसे क्या वेजेस अकाउंट में डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो जब हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि जो भी एक्सपेंस इनकर होता है इन कैरेज या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यानी फ्राइट में
या कुछ भी इंस्टॉलेशन, मशीन को इंस्टॉल करने में अगर कुछ वेजेस देनी पड़ी है तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इसे किस में डेबिट करेंगे? इसे मशीनरी अकाउंट या कह लीजिए एसेट अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट बेसिकली, इसे मशीनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, जो भी एक्सपेंस इनकर होता है इन परचेज ऑफ दिस एसेट, ये जो एसेट है मशीनरी, इसको परचेज करने में, ठीक है, सॉरी परचेज नहीं, जो भी खर्चा होता है, देखिए परचेज किया, बट परचेज करने के अलावा, उसकी बेसिक कॉस्ट के अलावा कुछ और अगर खर्चा किया गया है, जैसे उसको कैरेज में उसके कुछ खर्चा हुआ है, अगर उसे इंस्टॉल करने में खर्चा हुआ है, तो इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये क्या है? इस एसेट की कॉस्ट को और बढ़ाता है। ठीक है, तो उस केस में जो एसेट अकाउंट है उसको डेबिट किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट को नहीं डेबिट किया जाता है। ना वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट किया जाता है? मशीनरी अकाउंट को। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये जब हम बेसिक जर्नल एंट्री कर रहे थे तब हमने वहां पे पढ़ा था कि ये जो इस टाइप का खर्चा है, ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इससे कॉस्ट ऑफ मशीनरी बढ़ती है, तो इसलिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कुछ ओल्ड फर्नीचर परचेज किए गए हैं, फिर 1000 स्पेंड हुआ है ऑन इट्स रिपेयर, रिपेयर में 1000 रुपए का और खर्चा हुआ है, तो आपको बताना है किस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो सेम लॉजिक आपका जर्नल एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि अगर ओल्ड फर्नीचर परचेज किए गए हैं और 1000 रुपए खर्चा किया गया है उसके रिपेयरिंग पे, तो रिपेयर अकाउंट को नहीं डेबिट किया जाता है, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कैश का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो कैश अकाउंट की तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गुड्स वर्थ ₹50 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। 50 रुपए के गुड्स हैं, वो चैरिटी में दिए गए, तो किस में क्रेडिट करेंगे? किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? ठीक है, तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं। अगर 50 रुपए के गुड्स चैरिटी में दिए गए, ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमने पढ़ी है। जर्नल एंट्री वाली जो मेरी वीडियो है उसमें ये सारी ही एंट्रीज मैंने डिस्कस की है। तो अगर गुड्स 50 रुपए के गुड्स चैरिटी में दिए गए हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, किया था ना हमने, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? टू परचेज अकाउंट। ठीक है, गुड्स दिए गए हैं इसलिए परचेज अकाउंट। ठीक है, टू परचेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे परचेज रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे गुड्स सोल्ड नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चैरिटी में दिए जा रहे हैं, तो इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? चैरिटी अकाउंट, तो चैरिटी अकाउंट तो डेबिट होगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट, यहाँ सेलिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? परचेज अकाउंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गुड वर्थ ₹100 इज टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर डोमेस्टिक यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर जो प्रोपराइटर है, जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, इसने अपने पर्सनल यूज के लिए 100 रुपए के गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जरा हम जर्नल एंट्री ही देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो अगर प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स विड्रॉ किए हैं, ठीक है, 100 रुपए के गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ड्रॉइंग। ठीक है, चाहे कैश विड्रॉ किया है चाहे गुड्स विड्रॉ किया है, दोनों को हम कहते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, तो अगर गुड्स विड्रॉ किया है तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अगर गुड्स विड्रॉ किया है तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हम एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, और अगर इसी के साथ मैं एक चीज और बता रही हूँ कि अगर सपोज करिए प्रोपराइटर ने कैश विड्रॉ किया है, अपने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको भी ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर कैश विड्रॉ किया है तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो परचेज है इसकी जगह आ जाएगा कैश अकाउंट। तो अगर प्रोपराइटर ने कैश निकाला है तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर गुड्स निकाला है तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो बताइए यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? सेल्स अकाउंट, तो सेल्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। प्रोपराइटर पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट हो गया?
ये भी नहीं होगा। अगला क्या है, परचेज अकाउंट। तो आंसर क्या होगा, आंसर सी, जो ऑप्शन सी है, दिस इज द करेक्ट आंसर, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एरर ऑफ ओमिशन परमिट्स, जो एरर ऑफ ओमिशन है वो परमिट करता है करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू अग्री। ठीक है, जो एरर ऑफ ओमिशन है उसमें क्या होता है, उसमें बैलेंस शीट टोटल करेक्ट आती है, या जो टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस है ये करेक्ट आती है, कि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की बराबर होती है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एरर्स के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन अपने आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, आप जानते होंगे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल, उसके बाद बनाते हैं लेजर, उसके बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस का, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। जो जर्नल बनाया है, जो लेजर बनाया है, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं भले ही ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए। ये बात समझ में आई कि एक मैच्ड ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड। आपका ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर गया, लेकिन फिर भी आपका जो बुक ऑफ अकाउंट है उसमें देयर इज सम एरर, कुछ एरर है, वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है, कुछ एरर स्टिल एग्जिस्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, भले ही ट्रायल बैलेंस मैच कर गया हो, भले ही ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो। ठीक है, तो वो एरर कौन कौन से होते हैं, तो इन एरर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये 4 टाइप के एरर होते हैं। ठीक है, एक टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें ये 4 टाइप के एरर को डिटेल में बताया गया है, और इन एरर को ठीक कैसे किया जाएगा ये भी बताया गया है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के एरर होते हैं। सबसे पहला एरर क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। मैं इनिशियल लिख रही हूं। ठीक है, सबसे पहला एरर क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। तो ये क्या एरर होता है, ये वो एरर होता है विच अकर इन अ ट्रांजेक्शन विच इज कंप्लीटली और पार्शली ओमिटेड। अगर किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली या पार्शली मिस कर दिए, वर्ड क्या है, ओमिशन, ओमिट करना मतलब डिलीट करना, मिस करना। ठीक है, तो ये किस टाइप का एरर होता है, ये वो एरर होता है जो एग्जिस्ट करता है अगर आपने ट्रांजेक्शन कंप्लीटली या पार्शली मिस कर दिए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, या ट्रांजेक्शन डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो एरर होता है दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन अगर हुआ है ना, तो ये जो ट्रायल बैलेंस है ये मैच हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, तो उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप का जो एरर होता है दैट इज एरर ऑफ कमीशन। पहला क्या था, एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें हम एंट्री करना ही भूल जाते हैं, या मिस हो जाती है, डिलीट हो जाती है। दूसरा क्या है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है, ये वो एरर होता है विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द रॉन्ग रिकॉर्डिंग। आपने गलत रिकॉर्ड कर लिया, गलत पोस्टिंग कर ली, या गलत कैरी फॉरवर्ड हुआ, या बैलेंसिंग गलत हो गई। ठीक है, तो उसके कारण ये एरर अराइज करता है, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तीसरा टाइप का जो एरर है दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तीसरा टाइप का एरर क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब रूल। ठीक है, तो अकाउंटिंग के रूल अगर आपने वॉयलेट किए हैं, अकाउंटिंग के रूल आपने नहीं फॉलो किए हैं, तो जो एरर अराइज करता है दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, दिस एरर अराइजेस व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वॉयलेटिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हुए, यानी आपने नहीं फॉलो किया है और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, तो ये एरर अराइज करता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, नाउ द लास्ट एरर इज एरर ऑफ, या कह लीजिए कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तीसरा जो एरर है दैट इज कंपनसेटिंग एरर। नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ कंपनसेट हो रहा होगा। तो एरर, ये जो कंपनसेटिंग एरर है, दिस एरर, इस एरर में क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलिफाइड बाय अदर एरर ऑफ इक्वल अमाउंट। यहाँ पे एक गलती हुई,
ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट की एक गलती हुई, वो नलीफाई हो जाती है, यानी वो कंपनसेट हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है एक दूसरे एरर से ऑफ द सेम अमाउंट। ठीक है, एक गलती हुई 100 रुपए की, लेकिन उसी के साथ कोई दूसरी गलती भी हो गई है 100 रुपए की, जिससे दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो गया, नलीफाई हो गया है, तो इसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो ये 4 टाइप के एरर होते हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इवन दो ट्रायल बैलेंस इज मैच्ड, भले ही ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है, लेकिन एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर, ये 4 टाइप के एरर फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब तो मैंने एरर के बारे में आपको डिटेल में बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन का जरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो एरर ऑफ ओमिशन, ये जो एरर ऑफ ओमिशन है, ये जो पहला मैंने बताया था, एरर ऑफ ओमिशन क्या परमिट करता है? करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, तो यहाँ पे बैलेंस शीट की कोई बात नहीं है। करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग नहीं, डेबिट और क्रेडिट बराबर आने की बात होती है। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन अगर है, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है, तो भी क्या होंगे? ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएंगे, अग्री हो जाएंगे मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू लोकेट, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम लोकेट कर सके एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने बताया था कि 4 टाइप के एरर हैं, वो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस उसको नहीं डिटेक्ट करता है। ये 4 टाइप के एरर होंगे तो भी क्या होगा? ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप के एरर तो लिखे हुए हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, और एक और कौन सा एरर था? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो ये चारों टाइप के एरर होंगे तो भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल क्या है? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू लोकेट, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ताकि इन एरर को डिटेक्ट कर सके, तो ये एरर तो डिटेक्ट कर ही नहीं पाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस इन चारों टाइप के एरर को नहीं डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 200 रुपीज रिसीव फ्रॉम स्मिथ whose account was previously written as bad debt should be credited to, 200 रुपए मिले हैं किससे? स्मिथ से। स्मिथ शायद कोई डेटर होगा, ठीक है, उसे पैसे रिसीव होने थे, तो 200 रुपए मिल गए हैं। पहले उसके अकाउंट को राइट ऑफ किया गया था एज बैड डेट, लेकिन अब पैसा 200 रुपए मिल गया है, तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? ठीक है, तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जो स्मिथ है उससे अब पैसा रिसीव हो गया है, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव हो गया है ना। कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है, तो हम रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। तो स्मिथ ने पैसा दे दिया तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, ये जो बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट है इसे हम क्रेडिट करेंगे। अगर बैड डेब्ट रिकवर हो गया है तो इट इज एन इनकम, ये इनकम है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये गेन है, फायदा हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम जानते हैं इनकम या जो फायदा होता है इसको हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट नहीं, स्मिथ अकाउंट नहीं, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वर्थ ₹1200 हैज बीन डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट, 1200 रुपए के ऑफिस फर्नीचर खरीदे गए थे, ठीक है, उसको डेबिट कर दिया गया जर्नल एक्सपेंस अकाउंट में। तो ये किस टाइप का एरर है? क्या ये क्लेरिकल एरर है? नहीं। क्या ये एरर ऑफ ओमिशन है? एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है कि हम एंट्री करना ही भूल जाते हैं, एंट्री मिस हो जाती है, तो ये एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है, इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे आपने रूल वायलेट किया है, यहाँ पे आपने क्या किया? जर्नल ऑफिस फर्नीचर खरीदे हैं तो आपने जर्नल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि ऑफिस फर्नीचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आपको क्या करना था? आपको फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट होने चाहिए थे, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, आपने जर्नल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो आपने प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया, तो इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर ऑफिस फर्नीचर बेचे गए हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, तो चलिए इसके लिए जर्नल एंट्री करके देख लेते हैं। तो ऑफिस फर्नीचर अगर कैश में बेचा गया है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। ऑफिस फर्नीचर अगर बेचा गया है तो कैश आ रहा होगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर चेक में पेमेंट हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। और अगर क्रेडिट में बेचा है तो क्या करेंगे, अगर ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट में सेल हुए हैं तो क्या करेंगे, परचेजर अकाउंट डेबिट, याद है ना। अगर ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट पे सेल हुआ है तो परचेजर अकाउंट डेबिट, कैश में सेल हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ऑफिस फर्नीचर को सेल करने में अगर सपोज करिए लॉस हुआ है तो लॉस को डेबिट किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस ऑफ सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ है तो डेबिट करेंगे, और अगर ऑफिस फर्नीचर को बेचने में फायदा हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगर फायदा हुआ है तो लिखेंगे गेन ऑन सेल अकाउंट, ठीक है। एंड टू टू उसके बाद और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, टू ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, या कह लीजिए टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट एंट्री, ये पूरी एंट्री है, ठीक है। बट ये जो एंट्री है इसमें एक चीज है, या तो ये होगी या ये होगी, या तो कैश में सेल होगा या क्रेडिट पे सेल होगा। कैश में सेल होगा तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट में सेल होगा तो परचेजर अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये जो फर्नीचर है इसको सेल करने में लॉस होगा तो लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, फायदा होगा तो गेन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यानी या तो ये एंट्री होगी या ये एंट्री होगी, और इसमें भी या तो ये एंट्री होगी या ये एंट्री होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई, मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ, ठीक है। और फिर फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सवाल है, सवाल है कि सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, कि ऑफिस फर्नीचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और वैसे भी सेल अकाउंट को तो क्रेडिट कर भी नहीं सकते ना, हम जानते हैं सेल अकाउंट या परचेज अकाउंट, इसमें तो हम गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना। गुड्स मतलब जिस प्रोडक्ट में फर्म डील करती है, या जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, वो अगर परचेज या सेल हो रहे हैं तो वो रिकॉर्ड किए जाते हैं ना परचेज या सेल अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट में तो वैसे भी ऑफिस फर्नीचर नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और कैश अकाउंट भी नहीं होगा, कैश तो आ रहा है ना, तो वो तो डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, अ सस्पेंस अकाउंट विल गिव द डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट दोनों, एज द केस में बी। जो सस्पेंस अकाउंट होता है वो क्या देता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्या देता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको सस्पेंस अकाउंट थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सस्पेंस अकाउंट क्या है, ये वो अकाउंट है जिसमें हम डिफरेंस डालते हैं। सपोज करिए ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं हुई, डिफरेंस आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो टाइमली बनना होता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस के, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या किया जाता है, वो डाला जाता है सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में इस डिफरेंस अमाउंट को डाल दिया जाता है और ट्रायल बैलेंस को मैच कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब तक मैच नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है इसको डाल दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट में, और ट्रायल बैलेंस को मैच करा दिया जाता है, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस एरर को लोकेट करने की कोशिश की जाती है बाद में कि ये एरर कहाँ हुआ, कहाँ गलती हो गई कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, और इस गलती को रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द पर्पज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट विल गिव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और बोथ एज द केस में बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है, इसमें डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है, जैसा केस हो। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
So this was all about this lecture. Thank you and God bless you. See you in next lecture.